नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नीति राजनीति में। नीति राजनीति में हम हमेशा चर्चा करते हैं नीति पर, साथ ही राजनीति में, और हर बार हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जिनका राजनीति और नीति दोनों ही स्पष्ट होता है, जिससे जनता के बीच में उनका क्या रुझान होता है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। नीति राजनीति में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे हम आपको मुखातिब कराते हैं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट वारिस पठान, जो भाईखल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से MIM के विधायक हैं। वारिस साहब, स्वागत है आपका आवाज इंडिया टीवी में। सर, जिस तरीके से आज हम बात करें चर्चा की, तो सबसे पहले अगर हम देश की बात करें तो देश में जिस तरह से आज कई मुद्दे हैं जहां केंद्र सरकार ये कहती है कि देश का विकास हो रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है लोगों को परेशान करके रखा है नोटबंदी का जी। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, इस नोटबंदी से कितना इफेक्ट होगा और कितना देश की आर्थिक जो स्थिति है कितना सुधरेगी? ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ब्लैक मनी के खिलाफ आप भी हो, मैं भी हूं, करप्शन के खिलाफ हम सब है, लेकिन जिस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो टोटल रॉन्ग था, क्योंकि ना उसमें कोई डिस्कशन हुआ, ना डिबेट हुआ, ना प्लानिंग हुई, एक हेस्टी डिसीजन लिया गया। और ब्लैक मनी क्या है? सब ब्लैक मनी है रियल एस्टेट, शेयर्स, डिवेंचर्स और पेपर करेंसी। ये टोटल अगर आप देख लोगे तो पेपर करेंसी सिर्फ और सिर्फ 7% है। तो 7% की पेपर करेंसी को खत्म करने के लिए 125 करोड़ की आबादी को आपने पूरी तरह तकलीफ में डाल दिया। हमारे देश में 60 करोड़ लोग इलिटरेट है, 20 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, 16% स्मार्टफोन यूजर्स है, 2% सिर्फ प्लास्टिक मनी है हम लोगों के पास। तो इस हालत में आप बताइए, क्या कैशलेस इकोनॉमी काम कर सकती है हमारे देश में? नहीं कर सकती। तो क्या ये जिन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया, 8 तारीख को जो फरमान जाहिर कर दिया कि आज रात से 500 और 1000 का नोट इलीगल टेंडर, क्या उन्होंने कभी ये सोचा था? आज आप देख लीजिए, आंकड़े मैंने आपको बताया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो डेली वेज अर्नर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करता है, ऐसे हमारे भाई कड़िए, प्लम्बर, सुतार, जो सुबह में जाते थे काम पे, शाम को पैसा लेके घर आते थे, आज उनके पास पैसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। IMF का रिपोर्ट आया है कि इकोनॉमी के लिए खराब है। और जितने भी आप वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड के, आप सबके रिपोर्ट पढ़ लीजिए। हर इंसान ने यह कहा कि इंडिया के अंदर ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक बहुत खराब माहौल हो चुका है इकोनॉमिक वाइज, और ये इंडिया को पीछे लेके चला गया है, और इसके इफेक्ट तो सबको पड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जहां मोदी जी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा था कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है ये गरीबों की जो जनधन योजना थी उसके तहत लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो ब्लैक मनी और जो भी ये नोट जमा हुए हैं, लगभग 11,000 करोड़ रुपए जैसे सरकार ने बताया कि हमारे पास इकट्ठा हुए हैं, और हर गरीब तबके यानी मिडिल क्लास के लोगों तक जनधन योजना के तहत पहुंचाई जाएगी। क्या लगता है कि सरकार की कई योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, कितना लाभ मिल पाया है? अगर बात की जाए तो 2.5-3 साल हो गए सरकार को। देखिए, 2.5 साल में सरकार ने गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि डिमोनेटाइजेशन का जो कदम उठाकर गरीब जनता को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। आज ये लोग बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मगर RBI तो रोज नोट छाप रहा है, लाखों की संख्या में नोट छाप रहा है। कैशलेस इकोनॉमी कैसा होगा? पेटीएम यूज करो, आप चलिए पेट्रोल पंप पे मेरे साथ, वहां लिखा हुआ या मोबाइल यूज करना मना है। अगर मैं वहां मोबाइल यूज करूंगा तो फोटो निकाल के डाल देंगे, वारिस पठान कायदे का उल्लंघन किया, तो मैं कहां जाके यूज करूंगा? तो क्या सरकार के पास कोई नीति थी? और जो ये बात कर रहे हैं कि देश का विकास हो जाएगा, किस तरह से होगा बताओ मुझे। आज आपने शादी के लिए 2.5 लाख रुपए का वो रखा है, उसके साथ शर्त क्या क्या है? दुल्हन जाएगी बैंक में, दूल्हा जाएगा बैंक में, माँ बाप जाएंगे बैंक में। मैंने महाराष्ट्र के असेंबली में इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि अगर सभी बैंक में जाने वाले हैं तो पुजारी को भी बैंक में भेजो, काजी को भी बैंक में भेजो, वहीं शादी करा दो। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने, शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने अपने बच्चों की शादी की। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे मेरे बेटे की शादी करना है, 2.5 लाख रुपए में कार्ड छाप के दिखा दो, मान जाऊंगा। नहीं हो सकता है, सब जुमला है। और आपने जो कहा, मोदी सरकार जो आई 2.5 साल से, तो सरकार आई थी 2.5 साल पहले, उन्होंने ये कहा था कि हम काला धन लाएंगे, हर गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा। ना आपके अकाउंट में आया, ना मेरे अकाउंट में आया। जब बात पूछी गई कि साहब आपने तो कहा था 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, तो बड़े फकर के साथ उनके वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि ये तो सिर्फ एक जुमला है। अब जुमलेबाज सरकार की बात सुनकर तो देश नहीं चलने वाला है, तो जुमलों पे ही चला जा रहा है देश, मगर विकास के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा। विकास देश का कुछ नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूं, क्या विकास हुआ? बताओ मुझे, विकास क्या हुआ? आप लोग तो माध्यम में रखते हो,
मीडिया में हो आप लोग, आपको भी पता चलता है कि क्या विकास हुआ देश में। मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास हुआ, बल्कि देश और 15-20 बरस पीछे चला गया। बिल्कुल, यानी साफ तौर से जिस तरीके से वारिस पठान जी का आरोप है कि सरकार सिर्फ जुमलों पर चल रही है, लेकिन एक और मुद्दा इस समय देश में गरमाया हुआ है, जल कट्टू का मुद्दा। एमआईएम का क्या रोल होगा इस मुद्दे पर? किस तरह से वारिस पठान, क्या आपका क्या रुख है? ये इसमें हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज ही ट्विटर कहा कि ये एक लेसन है हिंदुत्व के लिए, हिंदू फोर्सेस के लिए, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हमारे देश में वन कल्चर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने सारे फेस्टिवल, इतने सारे कल्चर को मानते हैं। तो ये जो यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, उसका ग्लेरिंग एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, आज पूरे देश के सामने चल रहा है। और मैं सहमत हूं उनकी बात से। उन्होंने जो कहा दे कि आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि प्रोटेक्टिंग ऑफ द कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर को आपको प्रोटेक्ट करना है। और पूरे तमिलनाडु की जनता ने मिलकर आज मोदी गवर्नमेंट को, एआईडीएमके की गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि आप ऑर्डिनेंस लाओ, कानून में फेरबदल करो, क्योंकि ये बरसों पुरानी प्रथा चली आ रही है। तो सही बात है, मल्टीकल्चर, मल्टीलिंगुअल देश के अंदर आप एक कल्चर, अभी आप बोलते हो यूसीसी लाएंगे, तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इतने बरसों से टैक्स रिबेट मिलता जा रहा है 1952 से, उसको क्या आप हटाएंगे, एबॉलिश करेंगे? तो मेरे सामने एक बार डिबेट के अंदर मैं सुन रहा था, उसमें देश के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा बीजेपी के कि नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। तो किस तरह से आप यूनिफॉर्म सिटी कोड को इंप्लीमेंट करोगे? तो कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए यूज कर रही है। इससे आम जनता का कुछ फायदा होना नहीं है। देश की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म के लिए ये सब चीज बहुत खराब होगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ऐसा कहना है वारिस पठान जी का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि वारिस पठान जी की क्या नीति होगी, क्योंकि बीएमसी चुनाव सर पर है। ऐसे एमआईएम मुंबई में किस तरह से काम करेगी और क्या रणनीति होगी, ब्रेक के बाद जानेंगे वारिस पठान से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीति राजनीति में। नीति राजनीति में हम चर्चा किए केंद्र सरकार की नीतियों की, हम चर्चा करेंगे राजनीति की। वारिस पठान साहब, जिस तरीके से अब चुनाव है कई राज्यों में, यूपी में क्या एमआईएम की क्या रणनीति होगी? यूपी चुनाव भी आपकी पार्टी लड़ रही है, क्या रणनीति होगी और कितने उम्मीदवार उतार रही है यूपी में? कि यूपी चुनाव में तो हमारे सदर हैं यूपी के, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब, और ये काफ़ी टाइम से प्रचार भी कर रहे हैं। और वहाँ भी रणनीति तो विकास ही है। जो यूपी में सरकार थी, यूपी में इतने वर्षों से, समाजवादी देख लो, क्या विकास के लिए क्या है, कुछ नहीं किया है। तो ये यूपी की जो बात है वो तो अलग ही है। वहाँ का जो चल रहा है वो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो फॉलो अप कर रहे हैं, उसका वहाँ की बात वो लोग करेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कई महानगर पालिका में चुनाव है। ऐसे में सबसे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाती है बृहन मुंबई महानगर पालिका, उसका भी चुनाव है। चुनाव की जो डेट है वो घोषित हो चुके हैं। ऐसे में एमआईएम की क्या नीति होगी, आखिर वो जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जाएगी? ये एमआईएम की नीति साफ है सब। जब हम 2014 में असेंबली का चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 14 सीटों पर खड़े रखे कैंडिडेट्स, 2 सीट पर जीत के आए, जिसमें से मैं एक बाइकल्ला से चुन के आया, एक इम्तियाज जलील औरंगाबाद से चुन कर आए, और हमारे 24 कैंडिडेटों ने 5.25 लाख वोट लिए उस बार। उसके बाद में आप देखो, इमीडिएटली औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आया, वहाँ हम और दलित कॉम्बिनेशन करें तो 26 हम लोगों ने वहाँ भी कॉरपोरेटर जीते। उसके बाद में आप देखो महाराष्ट्र में भी नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव हुआ, उसमें पूरे महाराष्ट्र में हम लोग 60 सीटों पर कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पूरे आंकड़े को गिनो तो देश में ऐसा लग रहा है कि लोग एमआईएम को एक ऑल्टरनेटिव पार्टी की तरह देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में, क्योंकि अब तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी, समाजवादी थी, मगर उन लोगों ने सत्ता में रहकर भी कुछ काम नहीं किया। आज आपने ऐसा बताया कि मुंबई का जो कॉरपोरेशन का बजट है वो काफी स्टेट से भी ज्यादा बजट है, तो 37,000 करोड़ का बजट है मुंबई कॉरपोरेशन का। अगर ये बजट प्रॉपरली मार्जिनलाइज एरियाज में यूज होता तो आज आपको सड़कें चिकनी सपाट मिलती, आज जो आपको गंदगी देखने मिलती ये नहीं मिलती, जो झुग्गी झोपड़ियों उनका विकास हुआ होता, जो बीएमसी की स्कूल्स बंद है वो चालू होती, जो बीएमसी के हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है वो हो रहा होता। मगर इन लोगों ने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो इतने 15 साल थे लोग सत्ता में, तो विकास के नाम पे जीरो। ये लोगों ने सिर्फ काम एक ही किया कि खुद की तिजोरियां भरी इन रुपयों से, और गरीब का आज भी हाल वही है।
मगर इस वक्त का जो वोटर है मुंबई का, थाने का, महाराष्ट्र का, बहुत इंटेलिजेंट है। वो समझ गया है कि अब उसके साथ जाना है जो मेरा विकास करेगा। और एमआईएम का एजेंडा क्लियर है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। आप मेरे साथ चलिए हैदराबाद में, जहां हमारे 40 कॉर्पोरेटर है, 7 एमएलए है, एक एमपी, आप चल के देखिए, वहाँ ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर ओवेसी हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेज है, इलाज मुफ्त, एजुकेशन फ्री। तो हमारे सदर का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का एक विजन था, एक ड्रीम था कि यही तरह का इम्प्लीमेंटेशन हमको वारिस भाई पूरे इंडिया में करना है। वो विजन लेके महाराष्ट्र में, और यहाँ भी हम कामयाब हो रहे हैं। नांदेड़ में हमने स्कूल के लिए जगह ली, भिवंडी में हमने स्कूल के लिए जगह ली, मुंबई में बहुत जल्द हम काम करने वाले हैं, जगह की बातचीत चल रही है। हमने म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर भी लिखा है कि साहब जितनी बीएमसी की स्कूलें बंद है, जितने हॉस्पिटल्स बंद है, आपको ऐसा लगता है आप नहीं चला सकते हो, हमारे पास लाइसेंस है, आप हमको दीजिए लीज पर, हम इसको चलाएंगे। तो हम तो विकास करना चाहते हैं, हम एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे रोड देना चाहते हैं, बीएमसी की स्कूल को सुधारना चाहते हैं, हॉस्पिटल को सुधारना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है, और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि आज तक आपने सबको आजमाया, एक बार एमआईएम के भी कॉर्पोरेटर्स को आजमा के देखो, एक बार हमको जिता के लाओ, इंशाअल्लाह अब मुंबई बदलेगा। भरोसा रखो हम पर, हमारे कॉर्पोरेटर आएंगे तो जो 37,000 करोड़ का बजट है उसको बराबर रीच से, किस तरह से बजट को यूज करना, कहां कहां उसको यूज करना, पूरी तरह से हम एक स्ट्रैटेजी बना के इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका विकास होगा, हमारा विकास होगा, हमारे आने वाले फ्यूचर के बच्चों का विकास होगा। बिल्कुल विकास का एजेंडा होगा। लेकिन वारिस पठान साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि विकास की अगर हम बात करें तो शिवसेना भी, जनता के बीच में शिवसेना का भी यही एजेंडा है कि हमने 22 साल से सत्ता में थे, हम विकास किए, हम वो एजेंडा लेके विकास का जाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार ना हो और पारदर्शिता रखी जाए। कांग्रेस नोटबंदी का मुद्दा ले रही है। एमआईएम भी अब कहीं ना कहीं विकास का मुद्दे की बात, जैसे आपने कही कि हम विकास का जो एजेंडा है वही लेके जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन शायद आम जनता को यह जानना जरूरी है कि जब चुनाव आता है तभी शायद राजनीतिक दलों को याद आता है कि हमें जनता का विकास करना है। क्या लगता है कि इतने सालों में जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी सत्ता में है, कितना लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं? अभी शिवसेना तो थी पावर में ना, तो फिर ये रास्ते की हालत इतनी खराब क्यों है? मुंबई के रास्तों पे खड्डे नहीं है साहब, खड्डों में रास्ते बनाए हुए हैं। क्यों ड्रेनेज लाइन इतनी खराब है कि बारिश एक छोटा सा आता है तो सारी ट्रेनें बंद, रास्ते में पानी भर जाता है। जब आप सत्ता में थे ना, तो क्यों ये काम नहीं किया आपने? कहां फंड गया, कहां फंड यूटिलाइजेशन हुआ, बताइए मुझे। ड्रेनेज लाइन जो है आज भी 100 साल पुरानी पाइप है, नई नई इमारतें बन गई है, बड़े गेज के साथ वहां पानी जाता है, उसकी वजह से छोटी जगह झुग्गी झोपड़ियों में पानी की किल्लत और बढ़ गई है। हमने सारे मुद्दे असेंबली में भी उठाए, हर रीत से सरकार को बताया कि हमारे यहाँ साउथ मुंबई में डायलेपिडेटेड बिल्डिंग जो है, जर्जर इमारतें, उसका विकास करो। लोग रात को सोते हैं तो लगता है सुबह उठेंगे कि नहीं, ये हालत है। मगर फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। हमने 2 बरस के अंदर 42 बिल्डिंगों को एमएलए फंड दिया है, जो इतने बरसों में नहीं हुआ था, रिकॉर्ड है। ये आप निकाल सकते हो कलेक्टर की ऑफिस से। बाईकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने अपने खुद के एमएलए फंड से 42 बिल्डिंगों का काम कराया। तो ये शिवसेना वाले इतने साल से थे, क्यों नहीं किए इन लोगों ने? इनके एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे, क्यों नहीं किया इन लोगों ने? इतनी सारी स्कूलें बंद पड़ी है, क्यों चालू नहीं किए? एमआईएम आके चालू करा रही है। और मैं आपको बताऊं, हम ये तैयारी इलेक्शन के पहले नहीं कर रहे, 2.5 बरस से हमारी तैयारी चालू है। जो काम मुंबई में कॉर्पोरेटर्स ने नहीं किया, हमने बिना कॉर्पोरेटर्स के वो काम किया है। क्योंकि जब लोग हमारे इलाकों के कॉर्पोरेटर के पास गए, साफ बोल दिया, वारिस पठान को वोट दिया ना, उसके पास जाओ। हमारे पास आए, हमने बिना सवाल के उनका काम किया है। या अगर आप हमारे एरिया में जाके घूमोगे तो आपको ये जवाब लोगों से मिलेगा। मैं नहीं बोलता हूं, वारिस पठान नहीं बोलता, आप जाओ इलाकों में, लोगों से मिलो, वो लोग आपको इस बात का जवाब देंगे, सबूत देंगे कि क्या क्या काम मजलिस ने आके किए। और हम आगे भी करना चाहते हैं। अगर एक एमएलए होके इतना काम हो सकता है, तो आप सोच सकते हो कि अगर हमारे पास कॉर्पोरेटर्स की ताकत आ गई, एक 20-25 कॉर्पोरेटर भी आ गए, तो इंशाल्लाह हमको पूरा यकीन है, उम्मीद है कि हम मुंबई के अंदर, थाना के अंदर अच्छी रीत से विकास का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके कॉर्पोरेटर जीत के आते हैं, विकास का काम होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। हाल ही में हमने अबू आसिम आजमी जी से इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुछ पार्टियां, बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति कर रही है। क्या लगता है कि एमआईएम और समाजवादी पार्टी का टक्कर होगा इस चुनाव में? ये साहब, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, 22 कॉर्पोरेटर थे, पिछली बार 9 हो गए, 5 एमएलए थे,
पिछली बार 1 हो गए और उनका काम लोगों ने देखा है 0 है। इस बार 9 कॉर्पोरेटर से 0 होंगे और एमएलए का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जो उनका मेन बेस्टियन कहने वाली जगह है वहां से काफी भारी मात्रा में इनके कार्यकर्ता इनके एक्सटॉर्शन से, इनकी गुंडाइज्म से तंग आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन किए साहब। तो लोगों को हमारे पे भरोसा है कि हम काम करने में मानते हैं, सिर्फ बात करने में नहीं मानते। चुनाव बताएगा क्या, वो रिजल्ट तो आपके सामने है। 22 से 9 हुए, 5 से 1 हुए, तो क्यों इनके वरिष्ठ जो एमएलए थे, इनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, छोड़ के चले गए? क्योंकि वो पार्टी में है क्या, सिर्फ गुंडाइज्म और एक्सटॉर्शन है। खुद की तिजोरी भर रहे, लोगों का विकास कुछ हुआ ही नहीं। आज उनके मेन बेस्टियन के अंदर हाईएस्ट स्लम है, हाईएस्ट गंदगी वहां पर है, वहां काम नहीं किया उन लोगों ने कुछ भी। लोग बोलेंगे अब राउंड मार के आइए उनके एरियाओं में। बिल्कुल, लेकिन अक्सर देखा गया है वारिस जी, आपकी पार्टी के ऊपर कई बार ये आरोप लगा है कि पार्टी जो है एमआईएम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर आगे जाती है और जातिवाद का ही मुद्दा खेलती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? सब एलिगेशन लगाने के लिए तो बहुत सारे लगते हैं, मगर कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। जातिवादी पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस बोलती है बीटी में, अरे हम झारखंड में नहीं लड़े, क्यों कांग्रेस का सफाया हो गया? हम एमपी नहीं लड़े, क्यों कांग्रेस का सफाया हो गया? अगर महाराष्ट्र की आप गिनती देख लो, 1.25 करोड़ आबादी है माइनॉरिटी। पिछला जो 2014 का चुनाव आया उसमें 60 लाख वोट्स गिरे माइनॉरिटी के, हम लोग तो सिर्फ 5 लाख वोट लिए। 55 लाख वोट क्यों नहीं मिले इन लोगों को? क्योंकि लोग इनसे नाराज है। ये खुद की जो बेवकूफियां थी, खुद की नाकामियां भी थी, खुद की इंपोर्टेंसी थी, ये खुद की नहीं मानते हैं। ये अभी भी घमंड में घूमते हैं। अगर ये मान लिए होते तो आज बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं होती। अगर इन्होंने काम किया होता, अगर इन्होंने रिजर्वेशन दिया होता, बीफ का काम किया होता, गरीब बस्ती का सुधार किया होता, तो आज ये बीजेपी सत्ता में नहीं बैठती। इसकी सत्ता में बैठने की वजह ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल वारिस पठान जी, ये तो राजनीति है। राजनीति में तो आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नीति राजनीति में। नीति राजनीति में हमने चर्चा की बीएमसी चुनाव को लेकर। अब हम जानेंगे कि आखिर वारिस पठान की नीति क्या है, वो जनता के बीच में किस तरह से गए और आज वो एमएलए के पद पर हैं, क्योंकि पहले एडवोकेट और अब एमएलए, किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। वारिस पठान जी, सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या नीति रही जनता के बीच में जाने की, क्योंकि सब नेता कहते हैं, कोई कहता है कि हमारी नीति स्पष्ट है, हम जनता के हित में काम करते हैं, इसलिए हम जनता हमें चुन कर दी है। आखिर वारिस पठान की क्या नीति रही है भाई खल्ला में जो है विधानसभा में? ये सिंपल सी बात है साहब, हर इंसान ये चाहता है कि हमारा एमएलए हमारे साथ में रहे, हमारे बीच में रहे। आप उनके दुख दर्द में शामिल हो, आप उनकी शादी ब्याह में शामिल हो, आप उनके साथ एक दोस्त बन के रहो, एक कार्यकर्ता बन के रहो, बस इनकी मोहब्बत से आप आगे बढ़ते हो। मेरी भी यही नीति है। मैं चाहता हूँ जो भी इनकी तकलीफ है मुझे सुनाते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मैं करूँगा और जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मगर क्योंकि मैं अकेला एमएलए हूँ, कॉर्पोरेटर्स है नहीं, तो कॉर्पोरेटर्स का काम भी मुझे करना पड़ता है और पूरी मुंबई में जा नहीं सकता, हर जगह जाना पड़ता है। जहाँ से लोग बुलाते हैं, लोगों की ये मोहब्बत है मजलिस की तरफ, एमआईएम की तरफ, कि उनको ऐसा लगता है नहीं वारिस भाई हमारा भी एमएलए, हमारा भी काम करो। तो हर जगह पहुँचते और काम कर रहे हैं, हो रहा है। 2 साल में आपने देखा, मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे काम से, मेरे लोग सेटिस्फाई है काम से। अब कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है, लोग सबको सेटिस्फाई तो एक घर में नहीं होते। तो हर पार्टी का ये है, कुछ लोगों की नाराज़गी होती है पर वो नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। और चुनाव का माहौल है, इस वजह से कैंडिडेट तो अभी तक हम लोगों ने डिक्लेयर किया नहीं है, ना ही कोई वोट डिक्लेयर किया जहाँ से लड़ेंगे। बस एक बार वोट डिक्लेयर हो जाए, कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, तो फिर उनके साथ जाएंगे एरियाओं में, अलग अलग एरियाओं में जाके लोगों को बताएंगे कि हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। और जो इतने साल से 70 बरस से आप बोल रहे थे हमारी पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं, आज आपके पास आपकी खुद की जमात है, आप उसका साथ दो, जमात मजबूत करो, असद साहब की ताकत को मजबूत करो, उनके हाथों को मजबूत करो। आप मजबूत होगे, आपका मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर आपका मजबूत होगा। वारिस पठान जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब तक वार्ड निर्धारित नहीं हुए, लेकिन चुनाव के करीब 1 महीने ही बचे हैं, तो एमआईएम कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारने की फिराक में है? कितना अब तक प्लान किया गया है, कितने कैंडिडेट उतारे जाएंगे? ये अभी इस वक्त ये कहना उचित नहीं है कि कितने कैंडिडेट उतारे जाएंगे, कितने वोट से लड़ेंगे। मगर हाँ, 4-5 दिन में इंशाल्लाह हमारे पार्टी की जो लीडर्स है वो इस बात का फैसला ले लेंगे। लेकिन बिल्कुल मुंबई के अंदर चुनाव पूरी तरह से लड़ेंगे, पूरा कैडर रेडी है, हमारे तालुका के जो प्रेसिडेंट्स, पूरी बॉडी सब रेडी है, एक उत्साह है, पहली बार लड़ रहे हैं। तो
पूरी तरह से घुसेंगे और यकीन रखते हैं कि लोगों का मैंडेट हमारे साथ रहेगा। और जैसा मैंने आपके माध्यम से पहले कहा, आपने सबको ट्राई किया है, एक बार एमआईएम को ट्राई करके देखो, निराश की नाराजगी नहीं होगी। ट्राई करके देखेंगे लोग। लेकिन पिछले दिनों अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं रही हैं आपको लेकर कि कुछ लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन वो आपसे संतुष्ट नहीं है। ऐसा आपने भी सुना होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर वारिस पठान में कहां खामी है कि कुछ लोग नाराज क्यों हैं? अब मैं जो भी हूं आज, मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। मेरी आइडेंटिटी असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, एमआईएम। मैं एक खादी में मजलिस हूँ। लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया था, लोगों ने एमआईएम को वोट दिया था। मैं एमआईएम की तरफ से काम कर रहा हूँ। कहीं भूल होती है, मैं भी कोई सियासतदार का घर का लड़का नहीं हूँ। एडवोकेट था, कभी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था मेरा। मगर है, जो भूले सुधारेंगे। हर इंसान गलती करता है। मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, काफ़ी मात्रा में लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि सबके दिल में मोहब्बत होगी हमारे लिए। वारिस पठान जी, एक सवाल तो अभी खड़ा होता है कि आपने कहा मैं एडवोकेट था, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं था, मैं एमएलए बन गया। आखिर ऐसी इच्छा कहां से जागी कि एडवोकेट से एमएलए बन गए? साहब, इच्छा नहीं जागी है। यू शुड बी द राइट पर्सन फॉर द राइट वर्क एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मैं जिस दिन इनका कैंडिडेचर डिक्लेयर होने वाला था, तब तो मैं इंडिया में भी नहीं था। मैं फैमिली के साथ बाहर था। परसों फॉर्म भरना था, मैं आया तो मुझे दोस्तों ने कहा, अरे, और मैं बैंड्रा वेस्ट में रहता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ बाई कल्ला से। तो लोगों ने कहा कि यार वारिस भाई, यहाँ से इलेक्शन लड़ना है आपको, पार्टी अच्छी है एमआईएम की। अब एमआईएम के नाम तो सुना था, असद भाई की स्पीच देखी थी, ट्राई करेंगे, नसीब आजमाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने बोला नहीं, आप एडवोकेट हो। क्लाइंट थे मेरे यहाँ पर, क्योंकि मैं पैदा हुआ था यहीं पर। 12 साल की उम्र से मैं बैंड्रा शिफ्ट हो गया था। बस ऐसा ही फिर स्पीचेस हुई, पार्टी ने मेहनत किया, लोगों की मोहब्बत मिली और उस वक्त भी लोगों को लगा कि बिल्कुल एक अल्टरनेटिव है अपने पास, अपनी खुद की जमात है। तो लोगों ने मुंबई का नाक कहने वाली बाईकल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर थे, आपको बीजेपी था, कांग्रेस था, गावली था, एमएनएस था जो सेकंड पोजीशन पे थे, इतने बड़े बड़े धुरंधर को हमने उठा के पछाड़ के फेंका। और सिर्फ 16 दिन में, जिसमें 4 दिन बकरी ईद आई थी, तो हमारा पूरा एरिया देवनार में रहता है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिवाली का त्यौहार आ गया था, 2 दिन कोई कैनवासिंग नहीं, कैंपेनिंग नहीं कर सक रहे थे। तो 7 दिन की पूरी कैंपेनिंग में, और ऊपर वाला चाहता है जिसको इज्जत देना तो उसको इज्जत मिल रही है। 7 दिन की कैंपेनिंग में कांग्रेस का सफाया, ये मजलिस की ताकत है, ये मजलिस की ताकत है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अब वारिस पठान के कंधे पर 227 वार्ड बीएमसी के हैं, पूरी जिम्मेदारी है। किस तरह से वारिस पठान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और क्या एजेंडा देंगे कि वो काम करे, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आप अकेले एमएलए हो, एमआईएम की पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व आपके कंधे पर है। ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। सिर्फ मुंबई नहीं है, थाना है, महाराष्ट्र है, पूरा देश है। जहाँ जहाँ आज तक माइनॉरिटीज पे जुल्म हुआ है, उनको दरगुजर किया गया है, वो सबका विकास का सोचना है, काम करना है, बात करना है। मगर हाँ, क्योंकि मुंबई चुनाव के ताल्लुक से अपन बात कर रहे हैं तो है, जिम्मेदारी है। मगर साथ में पार्टी का पूरा सपोर्ट है, पूरा कैडर साथ में है, और अकेला नहीं, पूरे हम सब मिलकर साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों को विश्वास है हम पर कि हमारी पार्टी को लोग पूरी तरह समर्थन करेंगे और इस बार जिता के लाएंगे। टुगेदर वी कैन एंड वी विल, ये तो हमेशा है। और हैशटैग है, अब मुंबई बदलेगा, मजलिस आएगी और बदलेंगे। और जितने वर्षों से जो माइनॉरिटीज़ बोल लो या आप अंडर प्रिविलेज लोग बोल लो, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनका विकास नहीं हुआ, उनका इंशाअल्लाह विकास होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स पूरी 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 ईमानदारी के साथ, लगन से, मेहनत से उनका काम करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। हम आप मिलकर मुंबई बदलेंगे। सबको आजमाया, हर जगह आपने वोट दिया, अब की बार पतंग, इतनी पतंग उड़ाओ कि सारे पंजे गायब हो जाए। देखो, साइकिल का तो एक टायर इधर है, एक टायर इधर है, हैंडल हाथ में है। तो अब एक ही चीज़ है, घड़ी बंद है। मुंबई में घड़ी बड़ी कुछ नहीं है। पंजे को टाटा बाय बाय करो और पतंग उड़ाओ, यही आपका मुस्तकबिल संवारेगा, ये आपके बच्चों के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, लेकिन वारिस पठान जी, पतंग उड़ाने के लिए कभी न कभी धागे को मजबूती चाहिए, क्योंकि जब धागा मजबूत होगा, नहीं तो लोग पतंग में आपस में ही पतंग काट देते हैं, जिसको लेकर काफी पिछले दिनों आप चर्चा में भी रहे। लेकिन अगर हम बात करें तो भाई खल्ला विधानसभा से आप विधायक हैं, यहाँ पर कितना विकास हुआ है भाई खल्ला विधानसभा का? मैं आपको बताता हूँ, इतने वर्षों में
जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग हमारे यहाँ है, जिसको एमएलए फंड नहीं दे रहे थे, 2 साल में 42 बिल्डिंग को फंड दिया गया है। जो ड्रेनेज लाइन था, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही है, डायलेपिटेड बिल्डिंग्स का, उसको फंड दिया, रिपेयर चालू है। गवर्नमेंट अगर 3 लाख से 10 लाख नहीं करती तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर जितना हो सका फंड दिया, रिपेयर किया। कॉर्पोरेटर का जो काम है हाउस गली बनाना, ड्रेनेज गली साफ सफाई करना, कॉर्पोरेटर ने नहीं किया, मगर एमआईएम ने वो काम भी किया। अब ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, पार्किंग का, वो एक मेजर इशू है। वो ऐसा है कि बिल्डिंग वाले जो लोग हैं वही अगर वहां पे बाइक लगाएंगे तो आप उनको समझा सकते हो, मगर वो वहां से नहीं हटेंगे क्योंकि उसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि जिस आपने बड़े बड़े बिल्डर्स को पार्किंग के लिए एफएसआई दिया है, तो उनसे पार्किंग आप लो और वहां हमको पार्किंग करने के लिए जगह दो। झूला मैदान में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए एक प्रपोजल था, डाला गया था हमारे थ्रू, मगर कुछ लोग आके क्रेडिट लेने की बात किए, मगर मैं लोगों के हित के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे क्रेडिट वो चाहिए जिसमें लोग खुश हो। वो क्या, अब झुग्गी झोपड़ियाँ इतने बरसों से यहाँ पे है, तो कुछ लीडर्स ने उनको हटाने की कभी कोशिश ही नहीं की, वो उनका वोट बैंक बना के रख दिया। मगर मैं चाहता हूँ कि सरकार को ऐसी नीति बनाए जिससे इन झोपड़ धारकों को एक रेगुलर बेसिस पे मकान मिले और एक साफ सफाई एटमॉस्फेयर में हर इंसान को रहने का हक है, उनको मिले। दारू खाना में जो झोपड़पट्टी था, एक बीपीटी प्लॉट के ऊपर, बरसों से 70-72 साल से वहां पे लोग रह रहे थे। हर रात को बीएमसी बीपीटी को नोटिस देके बुलाता है, तोड़ने की कार्रवाई होती है। मैंने असेंबली के अंदर क्वेश्चन उठाया था कि आप इनको रेगुलराइज करो, और सरकार ने 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि बिल्कुल 1400 झोपड़ धारक को वहां पर घर बना के मिलेगा। ये और बहुत सारे काम किए सब, वो लोगों के सामने है, और जो काम अपने लेवल के है उससे बढ़ के किए। कॉर्पोरेटर्स के काम एमआईएम ने किए, अब कॉर्पोरेटर्स आ जाएंगे तो और काम करने में मजबूती मिलेगी। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि बीएमसी चुनाव में आखिर परचम किसका फहराता है, क्योंकि जिस तरीके से वारिस पठान साहब ने कहा कि अगर हमारे कॉर्पोरेटर आते हैं तो मुंबई का विकास होगा, मुंबई पूरी तरीके से बदलेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बीएमसी चुनाव किसकी झोली में जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले शो में मिलेंगे किसी अन्य मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।